एपिसोड के स्टार्टिंग में लिहुआ कहता है, कैडेट नंबर 7 जियोन, मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ, तुम्हें येलो नेमटेक वापस करना होगा और 5 दिन एक एम्प्टी चैम्बर ट्रेनिंग को फेस करना होगा जो कि डिटेंशन सेंटर में है। जियोन ये सुनकर शौक होता है और पूछता है, क्या मुझे एकेडमी से निकाला नहीं जा रहा? लिहुआ कहता है, एकेडमी से निकालना यह नॉनसेंस है। डीमनिक एकेडमी में तुम्हें बस तभी निकाला जाएगा अगर तुम एक टेस्ट में फेल हो जाते हो या फिर तुमने किसी का मर्डर कर दिया है टेस्ट या फिर ड्यूएल के बाहर। जियोन ये सुनकर बहुत ही खुश हो रहा था। फाइनली मैं एक वर्स्ट केस सिनेरियो से बच गया। लिहुआ कहता है, अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो मैं इतना खुश नहीं होता। जियोन ये सुनकर सोचने लगता है, शायद वो सही कह रहे हैं, मतलब मैं ग्रुप लीडर के पोजीशन से भी हाथ खो बैठूंगा। अगर मैं डिटेंशन सेंटर में 5 दिन तक लॉक रहा तो मेरे पास बस एक ही दिन ही बचेगा नेमटेक को रिक्लेम करने के लिए। पर क्या उतने समय तक किसी इंस्ट्रक्टर के पास नेमटेक अवेलेबल भी होगा? लिहुआ सोच रहा था रूल्स के हिसाब से उसे 7 दिनों तक बंद रहना होगा, पर इसकी वजह से उसके पास से हर चांस चला जाएगा। ठीक है, मैं तुम्हें स्मॉल अपॉर्चुनिटी दे सकता हूँ। लिहुआ फिर थोड़ा जोश में आ जाता है और ये देख जियोन सोच रहा था, ये इनक्रेडिबल हो रहा, मैं तो उनके पावर के खिलाफ खड़ा भी नहीं हो सकता। लिहुआ फिर कहता है, क्यों ना हम तुम्हारी इस बेवकूफ़ी को लेकर डिस्कस करें, पर एक डायरेक्टर के तौर पे नहीं, डिमनिक कल्ट के सनबे के तौर पे। सनबे टीचर के समान ही होता है। किसी भी स्कूल या फिर इंस्टीट्यूशन में उन्हें सनबे कहा जाता है जिनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस होती है। लिहुआ फिर कहता है, मैंने मेरी ऑरा की मदद से जगह को ब्लॉक कर दिया है क्योंकि मैं तुम्हें जो कहने जा रहा हूँ अगर वो लीक हो गई तो प्रॉब्लम हो सकती है। जियोन, मैं तुम्हें लेकर बहुत ही आशावादी हूँ, पर फिर भी तुमने कुछ ऐसी बेवकूफ़ी कर दी। मैं तुम्हारे काम से बहुत ही डिसअपॉइंट हुआ हूँ। जियोन कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए। लिहुआ कहता है, क्या तुम माफ़ी मांगने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते? तुम्हें गड़बड़ी तो कर सकते हो पर उसे ठीक नहीं कर सकते। तुम्हें लगा जोंगसुम का कोई कनेक्शन है तुम्हारे मदर के मर्डर के पीछे क्योंकि तुम्हें उसके पास से भी माइक्रो पॉइजन मिला और इसलिए तुमने उसके डेंटिन को डिस्ट्रॉय कर दिया बदले के तौर पे। पर फिर तुम्हें चिंता होने लगी कि वो मर भी सकता है, इसलिए तुम उसे इन्फर्मरी लेकर चले आए क्योंकि तुम एकेडमी से एक्सपर्ट होना नहीं चाह रहे थे। अगर तुम कोई काम करने जा रहे हो तो उसे प्रॉपरली करो। बेवकूफ़ों की तरह आखिर तुमने किसी को जिंदा क्यों छोड़ा जो कि तुम्हारे ऊपर बाद में बदला लेगा? अगर तुम ऐसे ही ढीले काम करते रहोगे तो तुम्हें जल्दी डेथ नसीब हो जाएगी। तुमने जो ये सब किया है इस वजह से तुम एक टारगेट बन गए हो, पर अगर तुम सर्वाइव करना चाहते हो तो तुम्हें इमोरल, इलीगल और हार्मफुल काम करना होगा। तुम्हें बस दूसरों से एक कदम आगे नहीं 3-4 कदम आगे की सोच के रखनी पड़ेगी। जियोन कहता है, मैं समझ गया, और वो सोचने लगता है, डॉक्टर म्यूंग ने भी मुझे कुछ ऐसी एडवाइस दी थी पर उनकी बातों से लग रहा था कि वो मुझे डांट रहे हैं, पर डायरेक्टर मुझे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आखिर मैंने कहाँ पर क्या क्या गलती करी। लिहुआ फिर कहता है, आखिर तुमने किस वजह से एकेडमी को ज्वाइन करी है? जियोन कहता है, क्योंकि मैं सबसे स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ। लिहुआ कहता है, क्या गुस्सा और बदला तुम्हारा कारण है जो कि तुम में आग भड़काता है स्ट्रॉन्ग बनने के लिए? पहली बात तो तुम एक प्रिंस कैंडिडेट हो, एंड एज ए प्रिंस कैंडिडेट क्या तुम चाहते हो तुम्हारे गुस्सा और बदला डिसाइड करेंगे सब कुछ जब तक तुम गोल तक नहीं पहुंच जाते? तुम्हारे करंट इमोशंस बस एक पेड़ को नहीं पूरे जंगल को जला के रख देंगे और आखिर में तुम भी एक खाकी बन चुके होगे। क्या तुम समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? जियोन कहता है, लगता है मैं समझ गया। लिहुआ कहता है, क्या मतलब मुझे लगता है? तुम बहुत ही लकी होगे अगर तुम्हारी और तुम्हारे आसपास के लोगों की जान बच जाती है और उनकी कोई ट्रेजिक एंड नहीं होती। जियोन, अगर तुम सच में सबसे आगे जाकर कल्ट का फ्यूचर बनना चाहते हो तो तुम्हारा दिल हमेशा ही गर्म होना चाहिए पर तुम्हारा दिमाग हमेशा ही ठंडा। अगर तुम ये नहीं कर सकते तो तुम्हारा बदला पूरा होने से पहले तुम मर के खाक बन चुके होगे। जियोन सोच रहा था, डायरेक्टर बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं सिर्फ बदले के बारे में सोच रहा था। ऐसा करके मैं 6 क्लास को तो खत्म कर दूंगा, पर उसके बाद क्या? रिवेंज मेरे जर्नी का एक पहलू हो सकता है पर मेरे जर्नी का अंत नहीं। मैं भी सिर्फ एक ही चीज को लैक करता हूँ और वो है रैशनैलिटी यानी चेतना। लिहुआ सोच रहा था, वो उतना स्टूपिड नहीं है जो कि ये बातें समझ नहीं पाएगा। अगर वो खुद के कमी को समझ के खुद को बेहतर कर पाया तो हेवनली डीमन कल्ट का सबसे ग्रेटेस्ट मॉन्स्टर जन्म ले लेगा और उसके फाउंडेशन मेरी ग्रेट एडवाइस बनेगी, ना कि उस बेवड़े की। जियोन फिर नेमटेक छोड़ देता है और कहता है, थैंक यू डायरेक्टर, मैं आपके एडवाइस को ध्यान में रखूंगा। लिहुआ फिर कहता है, कैडेट नंबर 7 को डिटेंशन सेंटर में ले जाओ। जियोन कहता है, डायरेक्टर क्या मैं डिटेंशन सेंटर में जाने से पहले आप मुझे 1 सेकंड दे सकते हैं? लिहुआ कहता है कि नहीं। जियोन कहता है, एटलीस्ट मुझे मेरे ग्रुप मेंबर्स को ये सब एक्सप्लेन करने दीजिए। लिहुआ कहता है, तुम्हारी पनिशमेंट पब्लिकली अनाउंस करी जाएगी और मुझे लगता है कि तुम कहना चाह रहे हो तुम्हारे फॉर्मर ग्रुप मेंबर वो सभी अभी एक नॉर्मल कैडेट्स हैं। जो सोच रहा था तो वो मुझे सिखाना चाहते हैं आखिर मेरे बेवकूफ़ी का अंजाम क्या क्या हो सकता है। उसके बाद जियोन की पनिशमेंट बड़े नोटिस बोर्ड में लिख दी जाती है जो पढ़कर कैडेट सोच रहे थे, वो लड़का तो हमने जितना सोचा था उससे भी ज़्यादा डरावना है। मुझे लगा था वो बस ताकतवर है पर वो तो साइको निकला। कुछ कैडेट्स वहीं पर जोंगसुंग की भी बातें कर रहे थे
सभी को लग रहा है एकेडमी से निकलते जियोन को मार दिया जाएगा पॉइजन क्लान के द्वारा, पर कोई कोई कह रहा है एकेडमी के अंदर उसे असैसिनेट कर दिया जाएगा। पर एक खबर पढ़कर यूजन जोर से हंसने लगता है और कहता है वो लड़का भी एक नंबर का पागल है। आखिर उसके पास ये आइडिया आया कहाँ से किसके डांटियन को डिस्ट्रॉय करने का। यूजन सोच रहा था, मुझे चिंता हो रही थी कि मुझे 3-वे राइवल को फेस करनी पड़ेगी, पर मुझे लगता है ये इशू सॉल्व हो गई क्योंकि उसने तो खुद ही को इक्वेशन से निकाल दिया है। वहीं पर स्वॉर्ड क्लान का किंग वन मनी मन खुश हो रहा था। फिर हमें जंगल में जियोन के ग्रुप को दिखाया जाता है। गोवांग सोच रहा था जैसा कि होना था सभी अभी शौक में है, पर हमारा आगे भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। जब हमारे लॉर्ड वापस आएंगे उनके पास बस एक ही दिन ही बचेगा, और क्या तभी कोई नेमटेक बचा भी होगा लेने के लिए। शायद उन्हें नेमटेक किसी इंस्ट्रक्टर के बदले किसी ग्रुप के लीडर से लेना होगा। तभी उनके पास बाइक आता है और सीन कट होता है नेक्स्ट डे रात को 10 बजे। हम जियोन को डिटेंशन सेंटर में प्रैक्टिस करता हुआ देखते हैं। ट्रेनिंग करते हुए उसे काफी भूख लग गई थी और वो खाते हुए कह रहा था, मुझे और 4 दिन ये बासी खाना खाना पड़ेगा और ये जगह बहुत ही ह्यूमिड और स्टफी है। एक एवरेज कैडेट तो यहाँ पर एक दिन भी जी नहीं पाएगा। ये एक इंडिविजुअल ट्रेनिंग फैसिलिटी से छोटा है, पर अच्छी बात है कि यहाँ पर मुझे कोई भी देख नहीं रहा और इन 5 दिनों में मुझे और भी स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। तभी अचानक से चैम्बर की डोर खुलने लगती है, जो देख जियोन सोच रहा था ये तो डोर खोलने का समय नहीं है, और ये इंसान आखिर कौन है जिसके पास मुझे मारने की किलिंग इंटेंट में सेंस कर पा रहा हूँ। और हम देखते हैं कि ये कोई बूढ़ा आदमी है और वो कहता है, तो तुम ही हो जियोन। फिर सीन कट होता है पिछले दिन रात को पॉइजन क्लान के मैनर में। क्या ये मेरा नेफ्यू जोंगसुम है? जल्दी इसके बारे में चीफ 10 को रिपोर्ट करो। और ये आदमी चीफ 10 का सेकंड सन बाइक मूनवोंग है, जोंगसुम का अंकल। इस इशू को लेकर चीफ 10 एक मीटिंग करते हैं जिसमें एक आदमी कहता है, आप इसे ऐसे छोड़ नहीं सकते, हमें उसका डिमोनिक एकेडमी से बाहर आने का इंतजार करना नहीं चाहिए। दूसरा आदमी कहता है, हमें एक असिस्टेंट को भेजना चाहिए जो कि हम नॉक्सस क्लान से हायर कर सकते हैं, या फिर हम किसी इंस्ट्रक्टर को पैसे खिलवा कर उसे मरवा सकते हैं। तीसरा आदमी कहता है, क्यों ना हम उसके खाने में जहर मिलाकर उसे मरवा दें। चीफ 10 बाई को कहते हैं, फालतू आइडियाज देना बंद करो। क्या तुम भूल गए हो 6 साल पहले लेडी हुआ के डेथ की वजह से क्या क्या हुआ था? मूनवोंग कहता है, अगर हमने अभी कुछ नहीं करा तो हमारी इज्जत माटी में मिल जाएगी। बाई को कहते हैं, बेवकूफ मत बनो, अगर ऐसा होता तो साउंड क्लान भी कब का कुछ कर चुका होता। लेडी लुआ के इंसिडेंट के बाद से लॉर्ड को जो भी एक्सक्यूज मिलता है उसे इस क्लास के पावर को और कम कर देते हैं। एक कैडेट को एकेडमी के अंदर ही मारना उन्हें एक और बड़ा रीजन दे देगा हमारे पावर को कम करने का। मूनवोंग कहता तो क्या हम उसे एकेडमी से बाहर आने तक का इंतजार करेंगे? यह भी हो सकता है कि वो और भी स्ट्रॉन्ग हो जाए। बाई को कहते हैं, मुझे लेफ्ट गार्डियन के साथ पर्सनली बात करनी पड़ेगी। और अब प्रेजेंट में हम देखते हैं कि बाई को टेलीकिनेसिस की मदद से जियोन को पकड़े हुए थे। जियोन सोच रहा था, इवन मेरे 10 स्टार की मदद से भी मैं उन्हें रेजिस्ट नहीं कर पा रहा। उनकी स्किल्स मेरे सोच से भी बहुत ज्यादा है और उनके किलिंग इंटेंट दुश्मनी से आ रही है। मुझे पता नहीं आखिर उनके जैसा ताकतवर यहाँ पर डिटेंशन सेंटर में क्यों आए हैं, पर वो डेफिनेटली मेरी तरफ तो नहीं है। अगर मैंने कुछ भी नहीं किया तो मैं मारा जाऊंगा। और जियोन अपने पावर की मदद से काउंटर करने की कोशिश करता है। ये क्या, यह बच्चा वही सब बस अपने स्ट्रेंथ से ही रेजिस्ट कर रहा है। कोई ऐसा जिसके पास इतने पावरफुल वेगोंग है, मुझे अभी यह करना ही पड़ेगा। और वो जियोन का गला दबाने लगते हैं। जियोन जल्दी से सेंस करके इमरजेंसी डिफेंस मोड को एक्टिव करने जा रहा था, पर जियोन कहता है, नहीं नैनो, अभी रुको, हमें ध्यान से काम करना होगा। अगर हम बिना कुछ सोचे समझे रिटेलिएट करते रहे तो शायद बस मैं ही इंजर्ड होता रहूंगा। मैं श्योर उनके पास कोई तो रीजन होगा यहाँ पर आने का, तो तभी तक थोड़ा रुके रहो नैनो। बाई को फिर कहते हैं, तो मेरे खिलाफ रिटेलिएट करने की कोशिश नहीं कर रहे? मुझे लगता है तुम्हें क्विक थिंकर हो, है ना? मैं उसका चेहरा देखना चाह रहा था जिसने मेरे पोते को चोट पहुंचाई है, पर तुम्हें देखकर तुम काफी यूजफुल लग रहे हो। जो सोचने लगता है, पोता, क्या उनका मतलब जोंगसुम से है? क्या यही पॉइजन क्लान का चीफ 10 बाई को है? बाई को कहता है, मैं श्योर हूँ तुम्हें पता होगा, आखिर यह बूढ़ा आदमी तुम्हारे पास क्यों आया है। जो सोचने लगता है, क्या वो यहाँ पर मुझे मारने आए हैं? अभी मैं इससे कैसे निकलूंगा? बस थोड़े से फोर्स से ही वो मेरा गला मरोड़कर मुझे मार सकते हैं। क्या मैं ऐसे यहाँ पर मर जाऊंगा जबकि मैंने अभी तक अपना बदला लिया ही नहीं है? बाई को सोच रहे थे, ये क्या, वो तो बस 15 साल का है, जबकि उसे पता है वो मरने वाला है। उसे नीचे झुक जाना चाहिए था, पर वो मेरे आंखों में आंखें डालकर देख रहा है। लगता है उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। और उसके ऊपर एक जोर से हमला करते हैं जिससे कि जियोन जाकर दीवार से टकराता है। और फिर बाई को फिर से टेलीकिनेसिस की मदद से पकड़ लेते हैं। शायद इससे उसका एरोगेंस खत्म हो गया होगा। पर बाई को देखते हैं कि जियोन अभी भी उनकी आंखों में आंखें डालकर ही देख रहा है। जो देखकर बाई को शौक होते हैं और सोच रहे थे, मुझे पता है उसके अंदर कितने हेट्रेड है जिसकी वजह से उसने जोंगसुम के डेंटियन को डिस्ट्रॉय कर दिया, पर यह कुछ ज्यादा ही था। अगर मैं उसे ऐसे ही छोड़ देता हूँ तो आगे जाकर एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा।
जियोन कहता है कि आप मुझे यहाँ पर मार के कल के रूस को तोड़ना चाहते हैं। बाइको कहते हैं तुम इस बूढ़े आदमी को धमका रहे हो। अगर मैं तुम्हें यहाँ पर मारकर तुम्हारे बॉडी को एसिड से अलग अलग कर देता हूँ तो क्या कभी किसी को इसके बारे में पता भी चलेगा? जियोन कहता है शायद आप सारे सबूतों को मिटा सकते हैं, पर अगर मैं डिमोनिक अकेडमी से गायब हो जाता हूँ तो पॉइजन क्लान के ऊपर सबसे पहले शक जाएगा। बाइको सोच रहे थे मास्टर स्किल्स और रैशनल थिंकिंग उसके पास दोनों ही है और वो बहुत ज्यादा है। और एक जीने और मरने की परिस्थिति में ना डर के सामना करना, अगर वो और बड़ा हो जाता है तो कुछ भी कर जाएगा। अगर ये डिमोनिक अकेडमी नहीं होता तो मैं उसे एक झटके में यहाँ पर मार देता। बाइको फिर कहते हैं तुम स्मार्ट हो, पर तुमने मेरे पोते पर हमला करके खुद को टारगेट बना लिया है। और जैसे तुमने कहा मैं तुम्हें यहाँ पर मार नहीं सकता, पर मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ तुम जिस बार डिमोनिक कर्ज से बाहर निकलोगे मैं तुम्हें इतना दर्द दूंगा कि तुमने कभी सोची भी नहीं होगी। मैं तुम्हारे शरीर की हर हड्डी को तोड़ दूंगा, तुम्हारे जिंदा रहते तुम्हारे शरीर के खाल को निकालकर जानवर को खिला दूंगा और फिर तुम्हारे डांटेन को डिस्ट्रॉय करूंगा और तुम्हें तब तक टॉर्चर करता रहूंगा जब तक तुम्हारी आखिरी सांसें बंद नहीं हो जाती। तुम कितनी जान की भी क्यों ना मांग लो, मैं तुम्हारे ऊपर दया नहीं करूंगा। जियोन सोच रहा था ऐसे किलिंग इंटेंट। बाइको फिर साउंड टेलीपैथी की मदद से कहते हैं अगर मैं तुम्हें बिना कुछ करे ऐसे ही छोड़ देता हूँ तो ये काफी शर्म की बात होगी, तो मुझे तुम्हें एक तोहफा तो देना ही होगा ताकि तुम इस बूढ़े आदमी से जल्दी से मिल पाओ। और वो उसे कुछ खिला देते हैं और कहते हैं यह कोई जानलेवा पॉइजन नहीं है, पर अगर तुमने इसके बारे में किसी को कही तो मैं तुम्हें मार दूंगा। और वो आखिर में एक छोटा सा हमला करके चले जाते हैं। बाहर हम देखते हैं कि लिवा खड़े हुए हैं। मुझे लगा था कि हमने एक डील किया था। बाइको कहते हैं क्या तुम वार्निंग देने से पहले कुछ सोच नहीं सकते? तुम जो कह रहे हो वो मैं समझ पा रहा हूँ और इसके लिए मैं माफी भी मांगता हूँ। मैं अंदर मेरे गुस्से पर काबू नहीं कर पाया था। ये कुछ भी सीरियस नहीं जिससे कुछ इंटरनल इंजरी होगी, और तुम्हारा शुक्रिया इस बूढ़े आदमी की बात रखने के लिए। लिवा कहता है मुझे कठिन परिस्थिति में मत डालिए, मैंने बस आपकी रिक्वेस्ट रखी है क्योंकि आपने कसम खाई थी एकेडमी के 4 सालों में आप उसे परेशान नहीं करेंगे। बाइको कहते हैं चिंता मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और फिर बाइको वापस चले जाते हैं। और लिवा सोच रहा था तुम्हारे पास बस 4 साल ही है जब तक तुम्हें यहाँ पर प्रोटेक्शन मिलेगी, पर उसके बाद सब कुछ तुम्हारे ऊपर है, तुम सर्वाइव करते हो या नहीं। मैं चौन खांस रहा था। नैनो कहता है कि यूजर के बॉडी में कोई चीज डाली गई है जिसमें कि पॉइजन है। चौन कहता है इसे जल्दी से बॉडी से बाहर निकालो। नैनो कहता है इस पॉइजन में ऐसी प्रॉपर्टीज है जो कि एनर्जी को नष्ट कर सकती है, पर अगर पॉइजन को न्यूट्रलाइज कर दिया जाए तो जो बाकी सब्सटेंस है उसे मेडिसिन बॉल की तरह यूज किया जा सकता है। जियोन कहता है क्या? तो वो मेरे नेगों को कमजोर करना चाह रहे थे ताकि मैं थर्ड टेस्ट में फेल हो जाऊं, जिस वजह से मुझे एकेडमी से निकाल दिया जाए और उन्हें मुझे मारने का मौका मिले। इतनी नीच हरकत, और वो भी एक चिफ्टेन से। चीजें आपके हिसाब से ही जाती है। अगर मेरे बॉडी में नैनो ना होता, नैनो मेरे बॉडी से बस पॉइजन को ही बाहर निकाल दो। नैनो ठीक ऐसा ही करके पॉइजन को बाहर निकाल देता है, पर इसे बहुत ही बदबू हो रही थी। पॉइजन पूरा निकालने के बाद नैनो कहता है पॉइजन निकालने के बाद बाकी जो सब्सटेंस बचा है वो बॉडी के साथ पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहा है, जो कि डांटेन को स्टिमुलेट कर रहा है। जियोन कहता है तो इसे मेडिसिन बॉल जैसा इफेक्ट है। अगर ऐसा है तो चलो मेडिटेशन करते हैं 1000 मार्शल ब्रीदिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके। अगर मैं सही हूं तो यह बहुत बड़ा ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो सकता है। उसके बाद मेडिटेशन पूरा करने के बाद जियोन बिलीव ही नहीं कर पा रहा था। मैं बिलीव ही नहीं कर पा रहा, मेरी नेगोंग 60 ईयर्स से बढ़कर 90 ईयर्स की हो गई है। बाइको ने मुझे कोई छोटा मोटा तोहफा ने बहुत ही बड़ा तोहफा दिया है, पर मुझे अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है कि पॉइजन क्लान इतना प्रोटेक्ट करेगा। मैं सच में बहुत बड़े प्रॉब्लम में होता अगर मेरे पास नैनो ना होता, और ये सब हो रहा है मेरे मिस जजमेंट की वजह से। मैं इस बार तो लकी रहा, पर मैं कसम खाता हूँ मैं आगे से बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं करूंगा। और मेरा ये शर्ट ये तो पूरा खराब हो चुका है, मैं इसे पहन भी नहीं सकता। यह क्या, यहाँ पर हल्की हल्की हवा कहाँ से आ रही है? और जियोन पीछे देखता है कि बाइको के हमले की वजह से पीछे छोटा सा क्रैक आ गया है। जियोन सोच रहा था जब मैं इसे आकर टकराया था तब इसे ऐसा साउंड होता जैसे कि दीवार खोखला हो। जियोन के फिर थोड़ा प्रेशर लगाते है, दीवार में खोल हो जाता है। तो फिर थोड़ी और कोशिश करने पर जियोन दीवार को तोड़कर इस पार आ जाता है और उसे अपने सामने एक टनल दिखाई देती है। मुझे लगा था मुझे यहाँ पर कोई बड़ी कैब मिलेगी, पर यह तो एक टनल है। नैनो जल्दी से नाइट विजन को ऑन करो। जियोन फिर आगे बढ़ने लगता है और सोच रहा था क्या उन्होंने इसे जानबूझकर ब्लॉक करा था? अगर ये सच है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो छुपाया होगा। तभी उसे अपने सामने थोड़ी सी रोशनी दिखाई देती है, शायद वो लुमिनस स्टोन्स हो सकते हैं। जियोन फिर जैसे जैसे पास जाता है लाइट और ब्राइट होती रहती है। नैनो नाइट विजन को डीएक्टिवेट कर दो। जियोन फिर आगे जाकर देखता है कि यह तो कोई बड़ी जगह है जो कि शायद बंद कर दी गई है। मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा है, डिटेंशन सेंटर के अंदर कुछ ऐसा छुपा हुआ है। ये शायद पहले एग्जिट हुआ करता था, पर इसे जैसा ब्लॉक किया गया है इसे और यूज में लिया नहीं जाता। जियोन को फिर नीचे कुछ निशान दिखाई देते हैं। आखिर ये कैसे निशान है
और बस एक नहीं बहुत सारे निशान हैं। लगता है जैसा कोई बड़े से पत्थर को यहाँ पर खींचा गया है, पर एक बड़ा पत्थर। नैनो जल्दी से ऑगमेंटेड रियलिटी एक्टिवेट करो और मुझे लाइब्रेरी के फ्लोर 1 में जो ग्रेव स्टोन है उसके 3D मॉडल दिखाओ। नैनो ठीक ऐसा ही करके 3D मॉडल को क्रिएट करता है। जॉन कहता है नैनो क्या ऐसा एनालाइज करना पॉसिबल है कि इनमें से कोई भी मार्क इस ग्रेव स्टोन को खींचने की वजह से आए हैं या नहीं। नैनो इसलिए क्रॉस एग्जामिनेशन शुरू करता है। क्रॉस एग्जामिन करने के बाद नैनो कहता है ये जगह फ्लोर 1 के ग्रेव स्टोन की ओरिजिनल साइट है। जॉन कहता है जैसे कि मैंने सोचा था, ये बिल्कुल परफेक्ट फिट है। नैनो ठीक ऐसा ही करके फ्लोर 2 के ग्रेव स्टोन को एनालाइज करो। नैनो एनालाइज करके कहता है ये फ्लोर 2 के ग्रेव स्टोन की ओरिजिनल साइट है। जॉन कहता है तो ये वो जगह है जहाँ पर ग्रेव स्टोन रियल में रखे गए थे, पर आखिर उन्होंने उसे फ्लोर में डिवाइड क्यों किया जबकि वो सभी को एक जगह पर ही रख सकते थे। और आखिर ये जो बड़ा स्टोन पिलर है ये क्या है। जॉन देखता है कि इसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया है हेवनली डिमोनिक स्वॉर्ड आर्ट। ये एक ऐसा मार्शल आर्ट है जो कि लोगों के ध्यान में आता है जब वो डिमोनिक कल्ट के लीडर के बारे में सोचते हैं। डिमोनिक कल्ट का सबसे पावरफुल और ग्रेटेस्ट मार्शल आर्ट है हेवनली डिमन गॉड आर्ट। हर डिमोनिक कल्टिस्ट को इस मार्शल आर्ट के ग्रेटनेस के बारे में पता है। इसे लोग इतना मानते हैं कि लोग इसे 3 गॉड आर्ट्स में से एक मानते हैं। जो लोग कल्ट में नहीं है वो भी इसे मानते हैं। जो सोच रहा था आखिर हेवनली डिमोनिक स्वॉर्ड आर्ट क्या है, क्या ये कोई ब्रीदिंग टेक्निक है? नहीं, ये तो शायद स्वॉर्ड टेक्निक है। आखिर क्यों मैंने पहले कभी इसके बारे में नहीं सुना। जैग ने मुझे सिखाया था कि लॉर्ड जो स्वॉर्ड टेक्निक को सीखते हैं डिमोनिक स्वॉर्ड टेक्निक वही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड आर्ट होती है। या फिर ग्रेवस्टोन में जो लिखा था एब्सोल्यूट स्वॉर्ड टेक्निक, क्या ये उसका असली नाम है? नैनो जल्दी से हैंडराइटिंग को क्रॉस एग्जामिन कर लॉर्ड के हैंडराइटिंग से। नैनो कहता है मैंने एग्जामिन किया है और ये दोनों सेम हैंडराइटिंग है। जॉन को याद आता है कि लाइब्रेरी के गार्ड ने कहा था। जो सोच रहा था तो एब्सोल्यूट स्वॉर्ड टेक्निक का नाम पहले हेवनली डिमन एंसेस्टर का हेवनली डिमोनिक आर्ट था और ये होलसेल ड्रैगन को फॉर्म कर रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ आखिर ये क्या है, आखिर क्या कहने की कोशिश करी गई है। क्या इसके भी कैरेक्टर्स के नीचे जो होल्स है उसे कुछ पता चल पाएगा? अच्छा तो इसमें टोटल 24 होल्स है। शायद हेवनली डिमोनिक आर्ट स्वॉर्ड में 24 है। मैं तो और किसी दूसरे कनेक्शन के बारे में सोच भी नहीं पा रहा। इसका कुछ तो मतलब होना चाहिए। और आखिर होलसेल ड्रैगन का शेप बना क्यों रहे हैं? एक राइजिंग ड्रैगन? हाँ यह हो सकता है। एक सीक्रेट को लाइट में छुपाना अंधेरे के बदले सच में उनके दिमाग को मानना पड़ेगा। पर एंसेस्टर कुछ पीछे छोड़ जाएंगे, उसे हासिल करना आसान नहीं होगा। नैनो क्या तुम इस ब्राइट को कम कर सकते हो? नैनो इसलिए एंटी लाइट मोड को एक्टिवेट करता है और जॉन को लाइट कम होने की वजह से दिखता है कि पिलर में ल्यूमिनस स्टोन में कुछ लिखा गया है। मैं ये बिलीव ही नहीं कर पा रहा, इन छोटे छोटे ल्यूमिनस स्टोन में कुछ लिखा है। फाइनली मैंने खोज कर ली है नैनो। एक ल्यूमिनस स्टोन में जितनी भी राइटिंग है उन्हें स्कैन करो और स्कैन करके उनका 3D मॉडल क्रिएट करो ताकि मैं उन्हें अच्छे से देख सकूं। नैनो फिर ठीक ऐसा ही करता है और जॉन सा राइटिंग्स को पढ़ पा रहा था। चलो पहले उन पत्थरों को निकाल देते हैं जो कि मार्शल आर्ट से रिलेटेड नहीं है। नैनो कहता है मुझे इन स्टोन्स में ब्रीदिंग टेक्निक के राइटिंग और ड्राइंग्स मिले हैं, जो सुनकर जॉन पूरा हैरान हो जाता है। तो स्टोन पिलर में जो होल थे उसका मतलब यह था। नैनो दूसरे स्टोन्स को हटा दो, बस 24 स्टोन्स को छोड़ के। नैनो ठीक ऐसा ही करता है और जॉन उसमें लिखा गया टेक्स्ट को पढ़ के कहता है ये टेक्स्ट तो ब्रीदिंग टेक्निक के लिए है, पर इसमें कहा गया है कि स्पेसिफिक मूवमेंट के साथ बॉडी में नेगों को स्पेसिफिक ब्लड पॉइंट से गुजरना होगा। ये मूवमेंट्स तो बिल्कुल ही सिमिलर है जो कि ग्रेवस्टोन में मिले थे। मैं ये बिलीव ही नहीं कर पा रहा। ये चाहता है कि मैं ब्रीदिंग टेक्निक को परफॉर्म करूं एग्जैक्ट सेम मूवमेंट का इस्तेमाल करके जो कि हेवनली डिमोनिक स्वॉर्ड आर्ट के टेक्निक में है। नॉर्मल ब्रीदिंग टेक्निक से तुम की को कंट्रोल कर सकते हो जब तुम अपने पैर को मोड़कर बैठ जाओगे और इससे तुम आसानी से ब्रीथ कर सकते हो, पर यह तो काफी अजीब है। पर लगता है मुझे ये ट्राई करना ही होगा। नैनो मुझे ड्रैगन सेफ स्टोन में जो इन्फॉर्मेशन है उन्हें मेरे दिमाग में ट्रांसफर कर दो। नैनो ठीक ऐसा ही करता है और जॉन सोच रहा था की को कंट्रोल करते हुए ब्रीथ करो। नैनो कहता है पावरफुल एनर्जी आपके 14 मेरिडियन से फ्लो हो रही है। जॉन फिर उसे प्रैक्टिस करने लगता है और फिर कुछ समय तक प्रैक्टिस करने के बाद जॉन कहता है नैनो मैं ये कितने समय से कर रहा हूँ? तो नैनो कहता है कि अब 2 घंटे से ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। जॉन कहता है मैं ये 2 घंटे से कर रहा हूँ, मुझे तो थकान हो जानी चाहिए थी, जबकि मैं तो और भी रिफ्रेश महसूस कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा है मेरी की और भी फास्ट मूव हो रही है जितनी बार भी मैं मूवमेंट्स को रिपीट कर रहा हूँ। नैनो कहता है बिल्कुल, एनर्जी सर्कुलेशन बहुत ही फास्ट हो गई है। जॉन कहता है सच में? तो क्या मुझे ये ट्राई करना चाहिए? और फिर जॉन कोशिश करता है और सक्सेसफुल होता है। जॉन कहता है फास्टर की फ्लो की मदद से मैं बहुत आसानी से ब्लेड को समन कर पाया। मैं तो इसे 1000 मार्शल आर्ट टेक्निक से भी कंपेयर नहीं कर सकता। तो ये होते ट्रू एब्सोल्यूट ब्रीदिंग टेक्निक। स्वॉर्ड मूवमेंट और ब्रीदिंग टेक्निक को एक ही साथ यूज करना, शायद इसी वजह से इसे स्वॉर्ड आर्ट कहा जाता है। द हेवनली डिमन एंसेस्टर सच में गॉडली बीइंग थे। जॉन फिर बो डाउन करता है और कहता है डियर एंसेस्टर प्लीज आपके अनवर्दी डिसेंडेंट के बॉस स्वीकार करिए। फिर सीन कट होता है 4 दिन बाद जंगल में। जॉन के ग्रुप बैठकर डिस्कशन कर रही थी।
गोवांग कहता है हमारे करंट इन्फॉर्मेशन के हिसाब से ब्लेड क्लान यूजन के पास अभी 4 नेम टैग हैं, सोर्ड क्लान क्यूंगोन के पास 2 हैं और नाइहिलिटिक क्लान कैडर सामाचैक के पास अभी 2 हैं। उनके अलावा 7 और लोग हैं जिनके पास नेम टैग है, तो अभी टोटल 11 ग्रुप लीडर्स हैं। ह्योबोंग कहता है ये अनबिलीवेबल है, अभी बस होजिन के पास एक नेम टैग बचा है। गोवांग कहता है मैं भी ये बिलीव नहीं कर पा रहा, मेरा डर सही होते जा रहा है। ह्योबोंग कहता है अभी बस 3 लोगों के पास ही आधे से ज्यादा नेम टैग है और ना ही कोई उन्हें क्रिटिसाइज कर सकता है और ना ही कोई उनसे लड़ सकता है, और ये सब इसलिए हो पा रहा है क्योंकि वो सभी बहुत ज्यादा स्किल्ड है। गोवांग कहता है अकॉर्डिंग टू द र्यूमर्स वो सभी प्रोफेशनल एक्सपर्ट मार्शल आर्टिस्ट हैं या फिर ट्रू एक्सपर्ट मार्शल आर्टिस्ट, क्योंकि वो अपने पावर का इस्तेमाल कब से करते आ रहे हैं। एक्सपर्ट लेवल में भी 3 सब लेवल होते हैं, इनेफ्ट देन प्रोफिशिएंट देन ट्रू। दूसरे कैडर्स कह रहे थे शायद ये सब हमारे लिए और भी खराब हो सकता है, पर अच्छी बात है कि हमारे ग्रुप में जो फालतू लोग थे वो सभी निकल गए हैं, जैसे कि वोंगचुंग और होडाई म्यू। ह्योबोंग कहता है उन्होंने जैसे सुना कि हमारे लॉर्ड ने जोंगसुम के डेंटिन को डिस्ट्रॉय कर दिया है, वो अचानक से अजीब से हरकतें करने लगे। उन्होंने तभी कहा था कि हम रहना तो चाहते हैं पर हमें लगता नहीं कि अभी यहाँ पर कुछ भी ठीक हो सकता है। उन्होंने हमारे ग्रुप को छोड़ दिया जैसे उन्हें हमारे लॉर्ड के पनिशमेंट के बारे में पता चली। उन्हें बस अपॉर्चुनिटी चाहिए, क्या पता वो दूसरे ग्रुप में भी क्या कर रहे होंगे। क्या मैंने ये बातें करके तुम सभी का मूड खराब कर दिया? चलो इसके बारे में नहीं सोचते। हमने भले ही 2 बुरे लोगों को खो दिया है पर हमारे पास बाइक है जो कि 100 लोगों के बराबर है। बाइक कहता है ऐसा फालतू बातें मत करो। गोवांग कहता है यह बस सच है, बाइक अगर तुम नहीं होते तो हम और हमारा यह ग्रुप पूरा बिखर चुका होता। ओजोंग कहता है गोवांग सही कह रहा है, अगर तुम 4 दिन पहले के स्टार्टर को हरा का नेम टैग नहीं लेते तो हमारा यह ग्रुप पूरा ही बिखर जाता। हमारे ग्रुप को बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बाइक। बाइक कहता है मेरे ऊपर कैडर 7 का कर्ज था और इसलिए मैंने मदद करी, पर क्या पता वो मेरी हेल्प लेगा भी या नहीं। गोवांग कहता है अगर हमारे लॉर्ड तुम्हें पसंद नहीं करते तो वो तुम्हारी मदद कभी नहीं करते। बाइक कहता है वो तो तुम सही कह रहे हो। वेल हमें बातें बंद करके प्रैक्टिस करनी चाहिए। हमारे लॉर्ड कल फाइनली आ जाएंगे तो हमें जितना हो सके उतना 7 डीमन स्वॉर्ड को सीख के रखना चाहिए ताकि हम लॉर्ड के ऊपर से थोड़ा बर्डन कम कर पाए। फिर ट्रेनिंग करने के बाद डिनर के समय जब सभी डिनर करने जा रहे थे बाइक कहीं और ही जाने लगता है। गोवांग कहता है क्या तुम डिनर स्किप कर रहे हो? बाइक कहता है मैं नॉर्मली लंच स्किप करता हूँ और बस डिनर ही करता हूँ, पर आज मैंने तुम लोगों के साथ लंच कर लिया था तो इसलिए मैं नहीं खा रहा। गोवांग कहता है सर मुझे भी ये मील स्किप कर देनी चाहिए। ऑल्दो तुम टेम्पररी हो पर तुम मेरे लीडर हो और मेरा काम है मेरे लीडर को हमेशा प्रोटेक्ट करना। बाइक कहता है मैं डायरेक्ट ट्रेनिंग फैसिलिटी में जा रहा हूँ तो तुम लोग मेरी चिंता मत करो, और ऐसे भी ट्रेनिंग के बाद हम सब एक साथ ही डोर में वापस जाएंगे, इसलिए मेरी चिंता मत करो और जाकर मिल एंजॉय करो। गोवांग सोच रहा था उसे आखिर क्या करना चाहिए, पर दूसरों को पता है कि वो खाना खाना चाहता है। गोवांग दुविधा में था कि वो खाना खाए या फिर ड्यूटी करे। तभी ओजोंग कहता है गोवांग तुम जाकर खाना खाओ, मैं और ह्योबोंग लीडर का ध्यान रखेंगे। बाइक कहता है क्या तुम खाना नहीं खाओगे? ओजोंग कहता है एक में स्किप करने से कुछ भी नहीं होगा। हम लोग आए हैं क्योंकि आप हमारे टेम्पोररी लीडर हैं तो हम नहीं चाहते कि आपके ऊपर कोई भी हमला करे। बाइक कहता है तुम लोग बहुत ही चिंता करते हो, जब जोन बाहर आएगा लगता नहीं कि वो शांति से खाना भी खा पाएगा। ह्योबोंग सोच रहा था मुझे तो खाना खाना है पर मैं खाना नहीं खा पा रहा। फिर फैसिलिटी के सामने पहुंचने के बाद बाइक कहता है तुम दोनों को मुझे फॉलो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं भी एक्सपर्ट ट्रेनिंग फैसिलिटी को यूज कर रहा हूँ। तभी बाइक को सेंस करता है और उन दोनों को पीछे हटने को कहता है। ओजोंग कहता है क्या हुआ? तभी उन्हें बहुत सारे कैडर्स घेर लेते हैं और उन सभी के पास एक एक वुडन स्वॉर्ड थी। बाइक कहता है वो अपने साथ वुडन स्वॉर्ड लेकर आए हैं, ऐसा लगता है कि वो साथ यहाँ पर पहले से हमारे इंतजार कर रहे थे। ह्योबोंग फिर कैडेट को देखकर कहता है ये तो हाहिल मियोंग है, और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है।